जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइज, ये बेसिकली एक कंटिन्यूटी है हमारे 22 मई 2025 के लेक्चर की। क्योंकि हुआ ये था, एक पावर कट हुआ था, उसके बाद जो है वो एकदम से वीडियो जो है वो पॉज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपको मिल ही चुका होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर, इससे पहले ही आज ही के दिन एक वीडियो डला है, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है 22 मई 2025 का, जिसमें हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी हमारे कवर अप कर चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता दी थी, बट मैं स्टार्टिंग से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये है रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का टॉपिक। तो ये आपके जीएस पेपर 3 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ क्या है, ये बात आप समझो। हुआ ये, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के दो चीजों को, दो ऑर्डर्स आप कह सकते हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। एक था 2017 का, एक है 2021 का। अब क्या प्रॉब्लम थी इसमें, ये आप समझिए। देखो क्या होता है, ये इंडस्ट्रीज को ये कहा गया कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पहले अपना काम शुरू कर दें, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लें। बात समझना, क्या ये सही है? एक कंपनी को आप बोल रहे हो, एक इंडस्ट्री को बोल रहे हो, पल्यूटिंग इंडस्ट्री, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है, कि तुम अपना काम शुरू कर दो, फिर बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेना, यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बाद में करा लेना, पहले काम शुरू कर दो। तो ये तो गलत है ना भाई। वो काम शुरू हो जाएगा तो पॉल्यूशन होगा, और उसके बाद फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला, तो सामने वाले ने जितना पैसा लगा दिया है वो तो क्लेम करेगा कि भाई आपने शुरू करवा दिया मेरा काम, मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे तो फिर कंपनसेशन दो, ऐसा वैसा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और इसी चीज को ठीक करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है, देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह रही है कि भाई आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई, कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट है, और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस जो है ना, कि पहले काम शुरू कर दो बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेना, ये उल्लंघन है सीधे सीधे। तो कोर्ट बिल्कुल गुस्सा हो गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उससे मना की कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। समझ गया? और इसके अलावा ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें आप पहले काम शुरू कर दो और बाद में क्लियरेंस ले लेना। तो ये तो गलत है भाई एनवायरमेंट के केस में। अब ये 2017 और 2021 का नोटिफिकेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, ये आपको समझने की उतनी जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी चीज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक बेसिकली 6 महीने का विंडो दिया था कि आप काम शुरू कर दो, 6 महीने बाद अपना, 6 महीने के अंदर अंदर अपना एनवायरमेंट क्लियरेंस करवा लेना। और दोनों का मोटिव यही था कि उल्लंघन को जो है वो रेगुलराइज करते रहना है, कि उल्लंघन होता रहे। तो ये मिली, वो होता है ना कि मिली भगत होती है इंडस्ट्रीज वाले और पॉलिटिशियंस के बीच में, कि इस प्रकार का ऑर्डर पास करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा दिला दो। तो बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रोवाइड कराती है, तो बोल दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अभय एस ओका और उजल भुयन की बेंच थी, 2017 और 21 के मैकेनिज्म उल्लंघन करते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल इसके 14 के, ये क्लियरली उन्होंने बोला, ये सीधे सीधे उल्लंघन है भैया, और इसकी भरपाई की रहेगी। देखो ये लिखा हुआ है, ये बेंच जो थी इसने क्लियरली मना कर दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं, केस वगैरह उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें हुई हैं, कि कोर्ट का ये एक बेसिकली डिसीजन है, जजमेंट है, न्याय प्रोवाइड कराने का। इवन एक बार के लिए भी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल देना इलीगल है, क्लियरली बोल दिया, एक बार के लिए भी आप नहीं दे सकते। आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पहले करवाना होगा, उसके बाद ही आप ये अपना हथौड़ा जो है वो उठाइए, उसके बाद ही जो है वो काम शुरू करवाइए। 2021 का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने बहुत ही क्लेवर वर्ड यूज किए, पोस्ट फैक्टो। इस वर्ड को हटाया, कि नहीं भाई आप बिल्कुल यानी कि लीगल भाषा में लिख दोगे और लूप होल्स फाइंड आउट करवा के इंडस्ट्रीज को बचा लोगे, तो ये गलत है, ऐसा होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट को बोला पहले भी कि ये एक बार का मेजर है, फिर भी रिपीट हुआ। पास जजमेंट्स, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स 2020, ऐसे केसेस ऑलरेडी पहले भी आए हैं इस प्रकार की रेट्रोस्पेक्टिव जो होती है ना, कि स्मार्टली जो है वो कानून के अंदर कुछ ऐसी चीज जो है वो डाल दो जिससे अपने वालों को बचा सको। तो क्या इंडस्ट्रीज को काम करना शुरू करने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वेट करना चाहिए या डेवलपमेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको? आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द एनवायरमेंट। चीजों को फास्ट कर दो ना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को फास्ट करो, और एक्सपर्ट्स की टीम उसमें शामिल करो, जो भी प्रोजेक्ट है उसको जल्दी
क्लियरेंस मिले, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड जो है वो बना दो कि 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल होने से पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तब होंगी चीजें, तब होगा ये बेसिकली गवर्नेंस का भी इशू है ना, ये भी आपको समझना जरूरी है। ये प्रॉब्लम है भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस दे ही नहीं सकते हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे इस केस वगैरह में। तो ये बस बेसिक सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। आइए एक और टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु का एक इनिशिएटिव है एंडेंजर्ड स्पीसीज फंड ओवरहॉल, लिख लेना। लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कोष में सुधार तमिलनाडु ने किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने एक बोल्ड और विजनरी स्टेप लिया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो प्रजाति लुप्त होने वाली है उनको प्रोटेक्ट करने का एक फंड तैयार किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का फंड अब एक नए इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया है। 50 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए। तो तमिलनाडु का बेसिकली एक प्रयास है जो लुप्त होने वाली है प्रजातियां उनको प्रोटेक्ट करने का। 50 करोड़ का एंडेंजर्ड स्पीसीज फंड, पहले जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी हैंडल कर रही थी उससे लेकर एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वंडलूर को जो है वो दे दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख लीजिएगा कि जिस फंड का उपयोग जो है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज कर रही थी, अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब हम एक इंस्टीट्यूट को देंगे और ये इंस्टीट्यूट अब देखभाल जो है वो करेगी इस चीज का। क्यों? क्योंकि एसएफडीए काम में काफी इनएक्टिव हो गई थी, तो इनने बोला अब जो भी बॉडी इनएक्टिव होगी उसको हटा दिया जाएगा और नई बॉडी को काम सौंपा जाएगा। और AIWC जो है ना, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये एक साइंटिफिक और कंजर्वेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसको अब ये फंड मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है, स्पेशली जिससे कि जो प्रजातियां है ना, जैसे कि मालाबार सिवेट, सैलिम अली फ्रूट बैट्स, इन सबको प्रोटेक्शन मिल सके जल्द से जल्द। और आपको बता दें गाइस, ये वाला फंड जो था इसको उन्होंने 2024 में लॉन्च किया था कि 50 करोड़ रुपए के साथ लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हमें करना है एंडेंजर्ड स्पीसीज का तमिलनाडु के अंदर। इसमें उसकी सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे कहाँ कहाँ पर प्रजातियां हैं, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी, स्पीसीज स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स लॉन्च करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करें, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम जो है वो किया जाएगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अब AIWC का रोल जो है वो उसमें क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया था ये इंस्टीट्यूट, कि भाई जितनी भी प्रजातियां हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, उन पर रिसर्च करना, उनके लिए उनको संरक्षित करने की नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढना, जूलॉजिकल पार्क्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाना, पॉलिसीज गाइडेंस जो है वो करवाना, यानी कि पॉलिसीज बनाने में मदद करना साइंटिफिक डेटा के तहत, है ना। तो और अब ये और लुप्त होने वाली प्रजाति को और बेहतर तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ये प्रजाति है गाइस मालाबार सिविट, इसका साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान में जो है वो रख सकते हो, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिविट, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्निवोरस मैमल, मांसाहारी। ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कितना किलो का है ये, कितना वेट है, तो ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इसकी एक बार फोटो देख लेना आप गूगल पे। रात में घूमने वाली प्रजाति है, अकेले ज्यादातर मतलब अकेले भी और ग्रुप में भी जो है ये मिल जाते हैं। ठीक है। सांप वगैरह को खा लेते हैं ये लोग, सांप छिपकली ये सब रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं ना उनको खाते हैं, एम्फीबियंस को खाते हैं। ठीक है। तो तमिलनाडु का 50 करोड़ का ये फंड है भाई, बहुत बढ़िया, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत शानदार। अब आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्राजील का बर्ड फ्लू क्राइसिस। और गाइस बर्ड फ्लू की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं आपको पहले भी जो है वो बता चुका हूँ, क्योंकि अभी कुछ केसेस ऐसे भी जो है वो सामने नजर आए थे इवन इन इंडिया ऑल्सो, कि जैसे कि पहले तो ये होता था कि बर्ड फ्लू जो है वो बेसिकली सिर्फ बर्ड्स की प्रॉब्लम है, बर्ड्स में ही जो है वो फैलेगा, राइट। एवियन इन्फ्लुएंजा, किसी को शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैंने कुछ महीने पहले भी इसके बारे में वार्निंग दी थी
कि ये भी एक प्रॉब्लम है, वो आगे चल के एक बड़े पेंडेमिक का रूप जो है वो लेने की क्षमता रखती है। याद आ रहा है किसी किसी को, जिसको भी याद है ये मैंने कहा था वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो हम एक और ग्लोबल लेवल पर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्राजील के बर्ड फ्लू क्राइसिस पर। ये दुनिया की पोल्ट्री ट्रेड को काफी इफेक्ट कर रहा है, और ना ही सिर्फ पोल्ट्री ट्रेड गाइस, ये बेसिकली आने वाले समय में ये ह्यूमंस को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। ब्राजील जो दुनिया का सबसे बड़ा चिकन एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा चिकन एक्सपोर्टर, उसने अपना पहला बर्ड फ्लू H5N1 आउटब्रेक रिपोर्ट किया है एक कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में। लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रियो ग्रैंड दो सुल स्टेट पे हम लोग को देखने को मिली थी, और इस फार्म को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। और ये फार्म सप्लाई करता था वाइब्रा फूड्स को, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल बैक्ड कंपनी है। ब्राजील का जो एक्सपोर्ट है ना, 10 बिलियन US डॉलर वर्थ के चिकन मीट का है हर साल का, जो कि उसकी ग्लोबल पोल्ट्री एक्सपोर्ट का 35% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। यानी कि 35% पूरे दुनिया भर में जितने भी पोल्ट्री है ना, वो उसका पूरा शेयर जो है वो इसके पास है, ब्राजील के पास। तो इसमें चाइना, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन यहां पर पूरी तरह से बैन कर दिया है कि यहां पर प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे। जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया में पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ अफेक्टेड स्टेट से इंपोर्ट बैंड है। रियो ग्रांडो सुल ब्राजील के पोल्ट्री आउटपुट का 15% ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि टोटल 15%। वाइब्रा फूड जो है वो ऑपरेट करता है 15 प्लांट, और 60 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो सोचो अगर आप पॉलिसी मेकर होते और ऐसी सिचुएशन में, क्या पहले ट्रेड को रिज्यूम करवाते या पब्लिक हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते? यानी कि आपका, आप जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपकी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से प्रॉब्लम हो गई है, अब आपको व्यापार पर भी ध्यान देना है और आपको पब्लिक की हेल्थ पर भी ध्यान देना है, बट प्रायोरिटी में आप किस चीज को रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। तो ये था एक मेजर मुद्दा जिसको आपको समझना जरूरी था। अब बर्ड फ्लू समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवियन इन्फ्लुएंजा। ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है, लिख लेना जिसको नहीं पता, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, इसके कारण होता है ये बर्ड फ्लू। ये ज्यादातर बर्ड्स को अफेक्ट करता है पोल्ट्री में, और ब्राजील में रिपोर्ट हुआ है H5N1 स्ट्रेन। सिम्टम्स होते हैं एकदम से, ये चिकन्स की मौत होने लगती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, यानी कि सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और मर जाते हैं वो। ह्यूमन रिस्क लो है बट अब पॉसिबल है ना, फार्म वर्कर्स के लिए। इवन इंडिया में भी इसके केसेस कुछ देखने को मिले हैं। यूएस ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है 2022 से कि ह्यूमन में भी इसके केसेस फैल रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा, बट अब ह्यूमन में भी इसके केसेस फैलने का रिस्क जो है वो बढ़ गया है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आने वाले समय का एक बहुत बड़ा पैंडेमिक होने वाला ही है, और देखना आप मेरी बात सच होगी एक दिन। क्योंकि कोविड-19 को लेकर भी मैंने कुछ महीनों पहले ही, मेरे ख्याल से शायद दिसंबर में, कोविड मार्च के समय अपन ने क्वारंटीन जो है वो किया था, आपको याद हो तो, बट मैंने अपने आर्टिकल्स में नवंबर या दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास चाइना में केसेस आ रहे थे, तब उस समय मैंने वार्निंग दी थी। मुझे कमेंट बॉक्स में काफी सारे लोगों ने कहा, अरे सर वी विल गेट प्रिपेयर्ड और ऐसा और वैसा ये वो। नहीं भाई, कुछ चीजें, पेंडेमिक एक ऐसी चीज होती है कि आपकी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाती है, उसमें आप कंट्रोल कितने भी करने की कोशिश करो बहुत मुश्किल होता है जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो सेम विद इंडिया ऑल्सो। इंडिया में आज की डेट में मैं पता नहीं क्यों नोटिस कर रहा हूं कि जिस समय पर ये चिकन और ये एग्स, इनका कंजम्पशन कम होना चाहिए, उस समय कंजम्पशन बढ़ गया है इनका आज की रेट में। देखो, बात क्या होती है, खाने पीने में किसी को रोक नहीं है भाई, जिसको जो चीज पसंद है वो चीज वो खाए पिए, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर वो नुकसान पहुंचा सकती है आपको सीवियरली, तो ऐसी चीज क्यों करना? जस्ट लाइक विद अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी समझिए। वेटनरी टीम्स ने 10 किलोमीटर सर्विलांस जोन क्रिएट कर दिया, यानी कि इनकी अगर हम बात करें ब्राजील की, देखो मैंने आपको बताया ना, 10 बिलियन US डॉलर का चिकन मीट इसने एक्सपोर्ट किया 2024 में। 35% पूरे दुनिया भर की पोल्ट्री एक्सपोर्ट का ये है। और कहाँ कहाँ पर पूरी तरह से बैन हो गए थे कंट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 17,000 चिकन को मार दिया गया है। ब्राजील एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि 15 मई 2025 से पहले जो चीज पहुंच गई है दूसरी कंट्रीज में वो सेफ है। और अभी बातचीत जो है वो चली रही है कि बैन को जो है वो रिड्यूस करो, कम करो, नहीं तो बहुत ट्रेड में नुकसान होगा इनका। 2023 में अर्जेंटीना
ने एक बर्ड फ्लू आउटब्रेक को 1 महीने में आइसोलेट करके एक्सपोर्ट रिज्यूम कर दिए थे। ब्राजील भी इस प्रकार से कुछ चीज करेगी बातचीत करके, तो वो एटलीस्ट अपने ट्रेड को तो बचा पाएंगे, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी इनकी। यानी कि इंडस्ट्री पूरी तरह से इतने सारे लोगों को रोजगार देती है, तो उसको बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। बस यही था इसमें ओवरऑल टॉपिक गाइस, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। PSLV C61 मिशन, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए इसका आंसर जो है वो देने की। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, याद आ रहा है, ये टॉपिक भी पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, सोलार इरप्शन और बर्ड विंग इवेंट, कुछ याद आ रहा है? कोरोनल मास इजेक्शन, इस टॉपिक को भी हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राई करिए इसका आंसर जो है वो देने की, कमेंट बॉक्स पे लिखकर वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए। ये इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सोलार फ्लेयर जो है वो ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड पे, बट जो ये कोरोनल मास इजेक्शन जो होते हैं ना, ये 1 से 3 दिन लगा देते हैं धरती पे पहुंचने के ऊपर। बर्ड विंग इरप्शन, इसके कारण रेडियो ब्लैकआउट्स हो सकते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में। ठीक है, और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। बस दैट्स इट गाइस, 22 मई 2025 के सिर्फ इतने ही आर्टिकल्स थे। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबी, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। आपको जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी ज्ञान सर के अंडर। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। चलिए साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।